हम इससे पहले 100 एमसीक्यू कर चुके थे और 101 से स्टार्ट करते हैं। द करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान 2021-22 के अंदर पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो था 63%। अब जो करंट मौजूदा रिपोर्ट है पाकिस्तान इकोनॉमिक की, जो जनरल की जो मौजूदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कम हुआ है। और करंटली पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है ये 60% है। ठीक है, अराउंड अबाउट 60% है, यानी उससे कम हुआ है। नेक्स्ट, एजुकेशन इज अ ग्रेट मीन टू अ नोबल एंड। एजुकेशन इज अ ग्रेट मीन टू अ नोबल एंड। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन इज अ ग्रेट वे टू सीक अ स्प्लेंडेड एम और पर्पस। एजुकेशन जो है वो हमें एक शानदार, उससे एक पर्पस मिलता है। द वर्ड एजुकेशन मीन्स बी बेनिफिटिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स मिलते हैं। एजुकेशन इज द मीनिंगफुल वर्ड दैट हैज अ ग्रेट सेंस। एजुकेशन सीकर है ग्रेट सोर्स टू अचीव ग्रेट ऑब्जेक्टिव। इस जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल स्टेटमेंट है वो कौन सी है? तो इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल स्टेट बनती है वो ये है स्टेटमेंट कि एजुकेशन सीकर्स हैव ग्रेट सोर्सेज टू अचीव ग्रेट ऑब्जेक्टिव। कि एजुकेशन के जो सीकर्स हैं है उनके लिए बड़ा सोर्सेज है कि वो जिंदगी में बड़ी अच्छी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, बेहतरीन विकास हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन इज अ क्रिटिकल प्रोसेस आर एक्टिविटी इन ह्यूमन लाइफ दैट एम्स टू। तो क्या ये क्रिटिकल जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, इसका एम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। क्या एजुकेशन हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस को डेवलप करता है? एकेडमिक रैशनलिज्म हमारे अंदर पैदा करता है। एकेडमिक तालीमी समझ बूझ पैदा करता है। सोशल अडेप्टेबिलिटी पैदा करता है हमारे अंदर, या ऑल ऑफ दीज। तो एजुकेशन जो है एक क्रिटिकल प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है इंसानों के लिए जो जिंदगी के अंदर हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, हमारी एकेडमिक रैशनलिज्म हो, सोशल एडेप्टेशन हो, इन सब के ऊपर ये काम करता है, इन सब को हासिल करने के अंदर हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। एक प्रोसेस है जिससे नॉलेज ट्रांसफर होता है। कल्चर है, कल्चर ट्रांसफर होता है। हेरिटेज जो विरासती चीजें हैं, टू स्टूडेंट्स टू ब्रिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर चेंज, कि बच्चों के अंदर मुस्बित तब्दीली लाई जाए और वो उसके लिए जो है वो नॉलेज का ट्रांसफर, कल्चर, हेरिटेज, ये क्या चीज़ है? देखिए, हमने जब मैंने ये डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी चैप्टर 1 के अंदर, टीचिंग, लर्निंग और एजुकेशन, तो मैंने क्या कहा था? एजुकेशन एक प्रोसेस है। तो यहाँ प्रोसेस की बात हो रही है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, किसी शख्स की बात नहीं हो रही, वो भी टीचर हो जाता। तो ये एजुकेशन, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, कल्चर, हेरिटेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, या टू द स्टूडेंट टू चेंज द बिहेवियर, टू ब्रिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर चेंज। व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन? हमने 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन की बात की थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो जो इनफॉर्मल मोड था इसका ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? सोसाइटी के ऊपर। हाँ, हम सोसाइटी से सीख रहे होते हैं। फैमिली, जी फैमिली भी हमें इनफॉर्मल के अंदर आती है। रेडियो, टेलीविजन, ये समटाइम ये भी इसके अंदर आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, इसका भी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद है जी, एजुकेशन रिक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। वो एजुकेशन जो बगैर किसी मकसद के हासिल की जा रही हो, या बगैर किसी फिक्स पीरियड, को इसके टाइम मुकर्रर ना हो, कोई उसके लिए जगह मुकर्रर ना हो, ऐसी एजुकेशन को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन। ना उसके लिए कोई जगह का तयन है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, कितनी देर के अंदर हम एक जो कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से ले रहे होते हैं या एजुकेशन ले रहे होते हैं, ये एजुकेशन इनफॉर्मल आती है। क्वालिटी स्कूल टीचर ऑलवेज। जो स्कूल टीचर्स की क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टीचर्स प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसके अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, टीचिंग, इसको कर लेते हैं, टीचिंग स्किल्स हो, प्रॉपरली एड्रेसेस नॉन एकेडमिक स्किल्स, जो बच्चों की नॉन एकेडमिक स्किल्स है उनको भी प्रॉपरली एड्रेस करे, या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। टीचर के अंदर प्रोफेशनल, अच्छा टीचर वही है, क्वालिटी स्कूल टीचर वही है कि जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म भी हो, जिसके अंदर टीचिंग स्किल्स भी हो, और वो बच्चों के जो एजुकेशन के हट के मसाइल हैं, नॉन एकेडमिक इश्यूज भी हो, उनको भी वो प्रॉपरली एड्रेस करे और बच्चों की मुकम्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। किस लैटिन वर्ड से? एजुसेयर और एजुकेयर, एजुसेयर और एजुकेयर।
केयर, तो यहाँ पे ओके, एजुकेयर है, एजुकेयर नहीं है, तो एजुकेयर नहीं है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एजुकेयर का मतलब क्या है? टू ड्रॉ नो आउट, डाउट। टू ड्रा आउट ये निकालना, फुटवेयर से निकालना। अब देखो एजुकेयर, केयर से मतलब क्या होता है? किसी चीज की देखभाल जैसे करना। तो जब एक चीज ड्रा आउट या ब्रिंग अप, ये तो होता है यानी कि ड्रा आउट ऐसे होता है जैसे फूटना होता है, यानी इसको समझ ले कि जैसे जमीन से एक कोम्पल से निकलती है ना, एक जो है वो एक पौधा सा जमीन को चीर के निकलता है, तो ऐसे ही एजुसेयर का इससे आप ले लें। और केयर के अंदर क्या है कि किसी चीज की देखभाल करना, उसकी अफजाइश करना, उसको पानी देना, उसकी गोडी करना, तो एजुकेयर उसको बढ़ाना होता है, तो ये ड्रा आउट है, ठीक है। द पर्पज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ये फॉर्मल एजुकेशन इसका पर्पज क्या है? मेक स्टूडेंट मोर इंटेलिजेंट, कि स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बनाया जाए? नहीं, ये पर्पज नहीं है। मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये एजुकेशन का पर्पज भी यही है। और इसको अगर यहाँ फॉर्मल की बात कर रहे हैं तो इसका पर्पज भी यही बनेगा कि एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बनाना, जो वहां पे अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सके। फ्रॉम डेफिनेट ओपिनियन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, के बच्चे के अंदर एक खास तरह के ओपिनियन डालना, नहीं। क्रिएट गुड नेम फॉर द नेशन, कौम के लिए अच्छा नाम बनाए, ये उसका पर्पज नहीं है। एजुकेशन का पर्पज ये है अच्छा शहरी बनाना जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर हो। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का असल मकसद क्या है? सिक्योरिंग अ सर्टिफिकेट, कि हमें कोई डिग्री मिल जाए। एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट एंड एजुकेशन, कि कोई स्किल हैबिट्स या नॉलेज वगैरह हासिल करना, ये पर्पज है। ट्रेनिंग टू मेक लिविंग, जीने के लिए ट्रेनिंग करना। मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसकी बेहतरीन डेफिनेशन बनेगी कि एजुकेशन का जो पर्पज है, जो वो एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट्स एंड नॉलेज है। एजुकेशन प्लान विद द पर्टिकुलर एंड इन व्यू, कि एजुकेशन जो एक खास मकसद को जहन में रख के हो। पर्टिकुलर एंड, जिसका एक प्रॉपर जो है वो मकसद हो। कौन सी एजुकेशन होगी वो वाली? फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन होगी, यानी वो हम शुरू में ही हमें पता होता है कि मुझे ये करने के बाद फलां डिग्री मिलेगी, फलां पर्पज मेरा है, ये करने के बाद मुझे ये, यानी उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करें। इनफॉर्मल की तो कोई प्लानिंग नहीं होती, घर से निकले हैं, कोई साइन बोर्ड देख लिया, किसी ने कोई समझा दिया, किसी ने कोई चपेट मार के बात बता दी, तो ये सारी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ रही होंगी। तो फॉर्मल तो हम जो है वो खुद प्लान करके सीख रहे होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन हैज फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नहीं। फ्यू रूल्स, नहीं। फ्यू के बाद रूल। हम ये कह सकते हैं फ्यू एंड फ्लेक्सिबल की डिस्टेंस लर्निंग क्या आ जाता है? जहां रिजिड रूल्स होंगे, जहां पे जाने आने की पाबंदी, टाइम की पाबंदी, यूनिफॉर्म की पाबंदी, पेपर्स का एक प्रॉपर शेड्यूल, क्लास की एक प्रॉपर जो है पीरियड टाइम, तो ये वाला रिजिड रूल्स जो होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन के अंदर होते हैं। एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली बाय क्रॉसपेंडेंस, क्रॉसपेंडेंस का मतलब होता है खत्तो किताबत के जरिए। वो एजुकेशन जो हम खत्तो किताबत के जरिए हासिल करते हैं, उस एजुकेशन को क्या बोलते हैं? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो ऐसी एजुकेशन को नॉन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठे, और जो जो आपको सवाल आते जाएंगे उसको करते, जो आपके गलत होंगे तो आपको चलो अंदाजा हो कि अगर आज हमने 100 सवाल किए हैं, तो 100 में से 50, 40, 100, 70, 80 कितने सवाल आपको पहले ही आते थे। A child from disorganized home will experience the greatest difficulty with, एक बच्चा जिसका घर जो है ना वो झगड़ों का गढ़ है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, यानी वहां चीजें तरतीब के साथ नहीं है, जिसे कहते हैं ना गुर्बत का बसेरा है, वहां पे घर के अंदर जो है वो जैसे एक बच्चा इनसिक्योर सा होता है कि वालिदैन की डांट है, इर्द गिर्द के मसाइल हैं, घर के अंदर और काम करने पड़ते हैं कुछ, तो ऐसा बच्चा जो है वो किस तरह की उसको किस तरह की डिफिकल्टी होगी? वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन, तो उसके अच्छा लेसन उसको मिलेगा उस बच्चे को, प्रोग्राम उसको प्रॉपर एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मिल रही होगी, उसको इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए जो है डिफिकल्टी हो रही होगी, किस चीज के लिए? यानी वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन में से डिफिकल्टी हो रही होगी, प्रोग्राम थर्टी। इंस्ट्रक्शन के अंदर डिफिकल्टी हो रही होगी, या इंडिपेंडेंट स्टडी के अंदर डिफिकल्टी हो रही होगी? आप लोग बताएंगे। इंडिपेंडेंट स्टडी के अंदर। ऐसा बच्चा जिसके घर के अंदर उसको एक पीस नहीं मुयसर, उसके घर के अंदर सुकून नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी टेंशन परेशानियां हैं, तो ऐसा बच्चे को तो अपनी स्टडी को इंडिपेंडेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। उसको जो है ना वो पढ़ने की ये पेस ऑफ टाइम, आज़ादी मुयसर नहीं होगी, तो उसको इंडिपेंडेंट स्टडी के अंदर, पढ़ने के अंदर उस बच्चे को डिफिकल्टी का सामना होगा।
करियर एजुकेशन शुड बिगिन, जो करियर एजुकेशन है कब से शुरू होनी चाहिए या होती है? इन किंडरगार्टन, कि जब बच्चा पहली क्लास के अंदर एडमिशन लेता है तब उसकी करियर एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। व्हेन चाइल्ड इंटर जूनियर हाई स्कूल, जब बच्चा हाई स्कूल में जाता है तब करियर एजुकेशन स्टार्ट होती है। इन थर्ड और फोर्थ, तीसरी चौथी क्लास के अंदर, ये कभी भी नहीं। जी, कब होती है? एजुकेशन तो आफ्टर इंटरमीडिएट होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल के नहीं, ये बाद। हमारा ना पुराना कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जब बच्चा इंटरमीडिएट में जाता है तो हम उस वक्त उनको, हाँ जी आपने एफएससी करनी है, आपने एफएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आईसीएस, किस में जाना है वो कर रहे होते हैं। लेकिन जो करंट कंसेप्ट है वो ये है कि करियर एजुकेशन जो है वो एट द बर्थ या एट द अर्ली एजुकेशन जब स्टार्ट होती है तभी हो जाती है। देखिए, एक शुरू के अंदर आप बच्चे का माइंड सेट कर रहे होते हैं कि बेटा आप, यानी कि ऐसे होता है कि हमारे यहाँ कुछ हमने शोबे बना दिए होते हैं डिपार्टमेंट के, ये काम इस डिपार्टमेंट में फीमेल जा सकती है, इसमें नहीं जा सकती। अब ये वाली चीजें आपने शुरू से खत्म करनी है, यानी आपको जो आर्मी ऑफिसर बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी आपकी डिजायर जो भी है, आप शुरू से ही बच्चों के माइंड सेट बना रहे होते हैं। शुरू से ही उनकी उनकी जो बच्चों की कहीं ना कहीं डिजायर है या कहीं, उसको आप वहीं पे जो है वो पावरफुल बना रहे होते हैं, वहीं पे उसको प्रवस्त कर रहे होते हैं। तो जो करियर एजुकेशन है किंडरगार्टन से स्टार्ट हो जाती है। आप शुरू से ही बच्चे के माइंड सेट के साथ लेके चल रहे होते हैं कि इस बच्चे ने मुस्तकबिल के अंदर ये काम करने, ये बनना है। तो किंडरगार्टन इसका आंसर होगा। जी ठीक। फॉर्मल एजुकेशन इज टेकन फ्रॉम फॉलोइंग। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से हासिल होती है? फैमिली से? नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन फैमिली से होती है। कम्युनिटी से, वो भी इनफॉर्मल होती है। सोसाइटी से, वो भी इनफॉर्मल होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से हासिल होती है? इंस्टीट्यूशन, किसी भी प्रॉपर इंस्टीट्यूट। इदारे से हमें फॉर्मल एजुकेशन हासिल होती है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग टिल कंटिन्यू, कब तक रहती है? ये जो लर्निंग का, सीखने का अमल है, ये कब से कब तक होता है? टिल क्रेडल टू डेथ होता है ना, यानी इसको आप कह सकते हैं कि गोद से लेके गोर तक, कब्र तक, मौत तक हम सीख रहे होते हैं। लाहद। ही क्लेम्ड टू बी एन एक्सपर्ट, वो दावा करता है कि मैं एक्सपर्ट हूं, बट ही न्यू ऑलमोस्ट अबाउट इट, लेकिन वो जानता है ऑलमोस्ट अबाउट इट। इसका क्या मतलब होगा? एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है। समथिंग, कुछ चीज जानता है। एनीथिंग या नथिंग, क्या आंसर होगा इसका? ये थोड़ा इंग्लिश का सवाल है वैसे। थिंक। जी, एवरीथिंग। नहीं, एवरीथिंग नहीं है। लफ्ज जब एक सेंटेंस इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते हैं ना, तो उसकी एक चीज, पहला फेज जो है ना वो पॉजिटिव है। ही क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट। अब उसने ये बात कर दी है कि वो एक्सपर्ट, बट इसका मतलब है कि वो उलट है। बट का मतलब क्या है? नो, समथिंग भी नहीं होगा। देखिए, चीज उलट हो रही है। ही क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट, वो दावा कर रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूं, बट ही नो, लेकिन वो, लेकिन का मतलब आ गया कि उसको कुछ पता नहीं था। तो नथिंग, ही नो नथिंग अबाउट इट, ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट इट। ऑलमोस्ट का लफ्ज आ गया है, समथिंग तो तब करते हैं ऑलमोस्ट ना होता। ये थोड़ा इंग्लिश का है, ठीक है, ये लफ्ज ना, जो सवाल है, तो आपको थोड़ा सा समझना है कि अब ऑलमोस्ट आ गया तो आप समथिंग ऑलमोस्ट अबाउट इट, नथिंग ऑलमोस्ट अबाउट इट, इसका मतलब कुछ भी नहीं जानता था। पहली बात तो ये कि एक पॉजिटिव है, तो जब दूसरा उसकी बात कर रहा है कि उसके अंदर बट का लफ्ज आ गया, तो इसका मतलब है कि टोटली वो चीज अपोजिट हो गई है, वो चीज नेगेटिव हो गई है। तो और फिर बाद में ऑलमोस्ट का लफ्ज आ गया, तो नथिंग होगा इसका आंसर। डैश आर लाइफ टाइम एस्पायरेशन एंड स्टेटेड जनरली, जो देखें हम, हमने एक टॉपिक इसी पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो लाइफ टाइम के लिए होती है वो कौन सी चीज होती है? एम्स होते हैं, एम। गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, मिशन होता है। एम्स। एम्स होते हैं, एम्स पूरी लाइफ के लिए होती हैं कि मुझे लाइफ में ये बनना है। और गोल्स होते हैं जो चंद सालों पे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, यही जिसकी एक बाउंड्री टाइम फिक्स कर देते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो फौरी करने वाले होते हैं। इसी तरह जो विजन होता है, विजन, उसका उसको एम्स के साथ जोड़ते हैं। जो मिशन होता है इसे गोल्स के साथ जोड़ते हैं। इसके साथ गोल्स का ताल्लुक, यानी जो मिशन होते हैं हमारे, ये गोल्स के अंदर आते हैं। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर एम्स होगा। ओरल स्पीकिंग एंड शोइंग इज, जो आप जबान से बोल रहे हैं, और शोइंग लफ्ज यहाँ पे जो कीवर्ड है जिसको आपने मद्देनजर रखना है वो शोइंग। तो क्या चीज होगी ये? डिमॉन्स्ट्रेशन। जब हम कोई चीज बोल के और परफॉर्म करके, शोइंग का मतलब उसको दिखा रहे हैं, इसका मतलब हम परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। टू मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज, द मोर लाइकली यू आर टू
अगर आप अपने दिमाग का ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या है, लाइकली यू आर टू क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को रिटेन यूज, कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटेन। आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज नहीं कहेंगे, रिटेन कहेंगे, कि हम यहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, कि हम बार बार अपने अब दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उनको बार बार दोहरा रहे हैं, ये बार बार दिमाग के अंदर लेके आ रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो हम इसके लिए रिटेन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फाइव सेंसेस, हमारी फाइव सेंसेस कौन कौन सी हैं, टच, टेस्ट, ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया, स्मेल हो गया, हेयर हो गया, और क्या आता है, विजन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऐसी है जो हमारी फाइव सेंसेस के अंदर नहीं आती बात, थॉट। थॉट, ठीक है, थॉट जो हमारा है वो नहीं आता। अ टीचर इज कंसीडर्ड सक्सेसफुली ओनली इफ, एक उस्ताद वो समझा जाएगा कि बड़ा कामयाब उस्ताद है अगर वो अंडरस्टैंड हिज सब्जेक्ट वेल, अगर उसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होगी, बात तो ठीक है। लेट्स आगे देखते हैं, गेट्स हिज आर्टिकल पब्लिश इन द प्रॉपर मैगजीन, अगर उसके अच्छे मैगजीन के अंदर आर्टिकल पब्लिश होता, गिव्स 100% एग्जामिनेशन, अगर उसका रिजल्ट 100% होता, इज जेंटल एंड इजी अप्रोचेबल, वो बड़ा शरीफ होना चाहिए, बड़ा जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, और आसानी के साथ दस्तियाब हो। बच्चे यकदम उस्ताद से बात पूछे तो उस्ताद जो है ना वो गला फाड़ के बोले और बच्चों को डरा दे, ऐसा उस्ताद नहीं होना चाहिए। तो कौन सी क्वालिटी जो है ना वो एक टीचर के अंदर, अच्छे टीचर के अंदर ये होती है, जेंटल एंड इजीली अप्रोचेबल। इजीली अप्रोचेबल। अगर एक उस्ताद का खौफ है, जैसे आजकल हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये है कि उस्ताद का इतना खौफ होता है कि किसी के अंदर हिम्मत जुरत नहीं होती कि कोई क्लास के अंदर ही जब उस्ताद मुयस्सर है वो सवाल कर सके, तो क्या ऐसे उस्ताद से क्लास के बाहर कोई सवाल करेगा, क्या ऐसे उस्ताद से कोई बच्चे अपनी नॉन एकेडमिक जो है प्रॉब्लम वो डिस्कस करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्या ऐसा उस्ताद हर एक के लिए इजीली अप्रोचेबल या अवेलेबल होगा, नहीं होगा। तो सक्सेसफुल टीचर वो है जहां जिसकी स्टूडेंट के साथ बॉन्डिंग हो, जिसके साथ स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम्स मसाइल शेयर करके मशवरा ले सकें, उनको अपनी बात बता सकें, अपना कथारसिस कर सकें, वो अच्छा उस्ताद है। बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो, लेकिन जब भी आपको टीचर बनना है तो आपको कौन सी बात पता होनी चाहिए, द ड्यूटी ऑफ द टीचर, उस्ताद की ड्यूटी क्या है, पे स्केल ऑफ टीचर, उस्ताद की तनख्वाह कितनी है, कौन सा स्केल है, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन, के इस प्रोफेशन के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या फायदे नुकसानात, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, द बेनिफिट्स अवेलेबल, के उस्तादों को क्या क्या बेनिफिट्स मुयसर हैं, ये वाला क्या पता होना चाहिए उसे। सी, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन। प्रोफेशन, उस्ताद को पता होना चाहिए कि मेरे इस इदारे के मेरे इस टीचिंग के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कहाँ तक मेरी रेंज है, मैं क्या क्या मेरे जो है वो जिम्मेदारियों के अंदर ये चीजें आती हैं। वीमेन आर गिवन प्रेफरेंसेस इन टीचिंग प्राइमरी चिल्ड्रन बिकॉज, जो फीमेल है इनको प्राइमरी टीचर के तौर पर प्रेफर किया जाता है, तो किस लिए, शी इज अंडर इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, कि वो इमोशनली बड़ी होती हैं, जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं चीजों को, शी कैन आल्सो कराए, वो भी चिल्ला सकती है जैसे बच्चे चिल्लाते हैं, स्टूडेंट डोंट गेट स्केर्ड, बच्चे उससे डरते नहीं है, मेन डोंट लाइक दिस प्रोफेशन, के मर्दों को इस प्रोफेशन से नफरत है। क्या आंसर होगा, ए, ए, शी इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। मैं ना प्राइमरी स्कूल टीचर 5 साल रहा हूँ, 2017 से लेके 21-22 तक मैं जो है प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। तो मैं जो है ना वो मुझे एक जानने वाली फीमेल मिली, तो वो कहती है यार आप इंजीनियर हो, इतनी डिग्रियां की हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर आप कर रहे हो, ये तो फीमेल का काम है, आपका काम तो नहीं, मेल को तो प्राइमरी स्कूल टीचर होना ही नहीं चाहिए। खैर मुझे ना बात बड़ी लगी, क्योंकि मैं तो खैर वैसे जॉब को 2017 से मैं कर रहा था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैंने फौरी मूव करना है यहाँ से किसी अच्छी पोजीशन पे। चलो फिर 2022 में जाके लग गया। तो ये जो है ना फीमेल जो है ये इमोशनली अंडरस्टैंड करती है। वैसे यार हम भी जो है ना वो इतने निकम्मे नलायक नहीं थे, हमारी क्लास में यानी सबसे छोटी क्लास लेता था और सबसे ज़्यादा तादाद होती थी, इमोशनली इंटेलिजेंट थे, बच्चों के साथ उनके मिजाज खेल कूद के अंदर उनको थोड़ा बहुत पढ़ा भी लिया और उनके साथ मज़े भी किए, और उनको कभी खौफ भी नहीं होने दिया था। तो लेकिन चलो फीमेल जो है ना इनकी तारीफ कर लेते हैं कि इमोशनली अंडरस्टैंडिंग होती है इनके अंदर, और ये बच्चों को जो है वो मोहब्बत के साथ पढ़ा सकती है। वैसे आजकल के बच्चे खुश नसीब है। हमने जब स्कूलिंग की थी ना, तो मतलब मेरी पूरी स्कूलिंग के अंदर टिल इंजीनियरिंग हमारा कभी फीमेल को टीचर नहीं थी। आज के बच्चे मज़े हैं, छोटे से बच्चे की फीमेल टीचर होती हैं, मैट्रिक में जाए तब भी फीमेल,
कॉलेज जाए तब भी फीमेल, यूनिवर्सिटी जाए तब भी फीमेल। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अजराय मजाक। अच्छा जी, नेक्स्ट है, रीडिंग आर लुकिंग एट मटेरियल क्विकली टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज द रीडिंग टेक्निक कॉल्ड। जब आप किसी मटेरियल को, एक किताब, जैसे मेरी किताब है, उसको आप सामने रखते हैं, और वैसे जिन बंदों ने किताब नहीं ली उनको ले लेनी चाहिए, और जो है वो इस किताब की जो मेहनत है, इसकी पजराई और हौसला अफजाई एक टीचर की यही है कि आप उस उस्ताद को रिगार्ड दें और उसकी जो बुक है वो लें। कभी बुक ना भी पढ़नी हो ना, तो उस्ताद को इज्जत, अपने उस्ताद की बुक हो ना, तो उसको इज्जत देने के लिए बुक ले लेनी चाहिए। खैर, अच्छा, तो जब हम कर रहे होते हैं, नहीं, मैं, मेरा ना एक्सपीरियंस पूरा कोई नहीं है उसके लिए ना, प्रिंसिपल। बिल्कुल। मैं 2017 से लेके, तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था प्रिंसिपल के लिए मेरा बने। अच्छा, जब हम बुक का ओवरव्यू ले रहे होते हैं कि उसमें से कि उसकी एक जनरलाइज कर रहे होते हैं, समराइज कर रहे होते हैं, या उसका इसके अंदर क्या लिखा हो इसको देख रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कीमिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्कीमिंग। और अगर हम किसी मीनिंग। चीज को डीपली, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड आपने तलाश करना है उसके अंदर से, तो उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। क्या बोलते हैं? स्कैन करना। एक एक चीज को अगर आप कोई देख रहे हैं तो इसे स्कैनिंग बोलते हैं। इन राउंड टेबल डिस्कशन, जहां आप राउंड टेबल डिस्कशन से मतलब ये कि आप एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, द पार्टिसिपेंट डिस्कस द टॉपिक अमंग देमसेल्फ एंड विद ऑडियंस। वो, यानी जो पार्टिसिपेंट हैं उस टेबल के इर्द गिर्द जो बैठे हैं, वो टॉपिक को खुद से भी और इधर उधर के ऑडियंस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ओरिजिनली है, इनफॉर्मली है, फॉर्मली है, नन है? एक ऐसा प्रोसेस है कि जब एक राउंड टेबल डिस्कशन चल रही हो, पार्टिसिपेंट आपस के अंदर और ऑडियंस के साथ किसी मौजू के ऊपर डिस्कशन कर रहे, तो किस तरह की डिस्कशन होगी? जी, इनफॉर्मल। जी, इनफॉर्मल है। फॉर्मल, इनफॉर्मली। जी, ये, अच्छा, डिस्कशन जो होती है ना, हमेशा लफ्ज डिस्कशन आ जाए ना, तो इसको आपने इनफॉर्मल की सेंस में लेना है, क्योंकि जो फॉर्मल डिस्कशन, अच्छा, एक वर्ड यूज होता है सिंपोजियम, आपने सुना होगा सिंपोजियम। सिंपोजियम है, जहां लफ्ज सिंपोजियम का मतलब आए ना, उस सिंपोजियम आए, उसको आपने ले लेना है कि ये जो है ना, ये फॉर्मल है। सिंपोजियम एक ऐसा तरीका होता है जहां एक टीचर उसके ऊपर उसको लीड कर रहा होता है, और उसकी बुनियाद पर डिस्कशन चल रही होती है। और जो अगर डिस्कशन दूसरी वैसे एक चल रही है, और यहाँ पे तो वो इस तरह टीचर का नाम भी नहीं लिया, यहाँ ये नहीं लिया कि टीचर जो है वो काम जिम्मेदारी, टीचर बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा है, इस तरह की बात नहीं कर रहा, कि बच्चे एक राउंड टेबल, एक दायरे के अंदर सर्कल में बैठ के बच्चे डिस्कस कर रहे हैं और ऑडियंस को भी बातें बता रहे हैं। अब ये नो डाउट हर डिस्कशन के अंदर एक बंदा ऐसा होता है जो उनको प्रॉपर उसको लेके आ रहा होता है, उनको पॉइंट की तरफ लेके आ रहा होता है, क्योंकि हम बात कहीं से कहीं चली जाती है। तो खैर, ये इनफॉर्मल है। यहाँ मैंने थोड़ी सी लिखी है, अगर मतलब पैनल डिस्कशन, अब ये पैनल, ये वाली फॉर्मल, सिंपोजियम आ जाए जहाँ पे प्रॉपर प्री प्लान हो, स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, इतने टाइम के अंदर इस मौजू, इस स्क्रिप्ट के ऊपर ये लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे, इस तरह की बात हो, तो ये फॉर्मल के अंदर आती है। एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन, तो उनकी क्या चीज डिक्लाइन होती है, ये आपने बताना है मुझे। क्वालिटी। सी। नो, 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 क्वांटिटी। नो, 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 जब, जैसे आप खुद अपने आप को अंदाजा लगाएं, वैसे आप लोगों ने तो बूढ़ा होना नहीं होता, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि आप 50 साल की एज के हो जाएं, तो उस वक्त जो है वो आपने, आपकी क्या चीज कम हो जाएगी? लर्निंग की पावर। क्या चीज कम हो जाएगी? स्पीड कम हो पावर जाएगी, कम होती। स्पीड कम हो स्पीड। जाएगी। ठीक है, हम ये देखें, जो अगर आपकी एजुकेशन के अंदर 5 साल का गैप आता है, तो 5 साल का गैप आने के बाद आप दोबारा उस स्पीड से चीजें याद कर सकेंगे? कभी नहीं। नहीं। ठीक है? तो हमारी टाइम के साथ ना चीजें याद करने की जो सलाहियत है ना, स्पीड कम हो जाती है। पावर से मुराद यहाँ पे ये है, कुछ दोस्तों के ज़हन में पावर आ रहा है। पावर से मुराद ये है कि देखें, आपकी चीज़ों की इस तरह, जिस जो काम हम कर चुके हुए हैं ना, या कुछ चीज़ों के अंदर हम बड़े मिच्योर हो चुके होते हैं, और वो पावर हमारी स्ट्रांग रहती है। लेकिन चीज़ों को, ज़्यादा सारे कंटेंट को करना, ज़्यादा सारी चीज़ों को याद करना, या नई चीज़ों को जो हमारी होती है, अच्छा, एक यहाँ पे ना एक कंसेप्ट आपने जोड़ना है, ये सवाल अहम बन सकता है। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, कोई मुझे बताएगा जहाँ पे, जो क्लास ले रहे हैं, किसी मदरसा की क्लास ले रहे हैं, 17, वो मुझे ना, मैंने आपको मजे की बात बताऊं, मुझे ना मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर देखिए, हम लोगों ने फीस पे की है, और जो प्रॉपर ये जो सेशन आप लोग क्लास ले रहे हैं ना, इस सब की 2000 रुपये फीस पे की हुई है। आप सर ये फ्री सेशन अब कर रहे हैं उनके लिए, तो हमारे साथ तो जाती नहीं होगी। मैंने कहा ये फ्री में जो दुनिया है ना, ये कुछ नहीं लेती।
ये लोगों को कदर होती है पेड सेशन की, फ्री की। यहाँ देखेंगे आप लोग कि ऐसा ऐसा पहले दिन 20 थे, आज 17 है, कल जो है 10 12, और जब 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि वही मेरे पुराने, जिनको दर्द है, जिनको पेन है, जिन्होंने पे किया हुआ है, उन्हीं को एहसास होना है कि हमने लर्न करना है। मुफ्त वालों में कोई एहसास नहीं होता। तो मैंने कहा उनको, बाकी जो सीखना चाहते हैं फीस की वजह से नहीं कर सके, तो कम से कम वो अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए कि उनको सीखने का हक मिलना चाहिए। अच्छा, आपने कोई बताएगा मुझे फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है? जी, किसी के ज़हन में नहीं आ रहा? खुदा सर से बंदो फ्लूइड जी, कंसेप्ट आपको इंटेलिजेंस नहीं वो आता, होती है जो, गलत भी बता दें, जो ज़हन में आता बता दें। सर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस वो होती है जो हम एक्सपीरियंस के बाद गेन करते हैं, किसी चीज पे ग्रिप हासिल करते हैं। और फ्लूइड जब हम कोई जो नया प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए जो हम कुछ नया सोचते हैं बहुत और फौरी ज़बरदस्त, तौर पर बहुत 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 ज़बरदस्त उसको बेटी, सॉल्व करते हैं, तो उसको आपने कहते बहुत हैं अच्छे फ्लूइड। से एक्सप्लेन किया है। बेस्ट विशेस फॉर यू। जो देखें, अब जो चीज़, अब फ्लूइड, फ्लूइड मुझे बताएं कि बूढ़े बंदों की फ्लूइड ज़्यादा होगी कि क्रिस्टलाइज ज़्यादा होगी? जो बूढ़े बंदे हैं, मतलब जो सर ओल्ड बूढ़े एज है, बंदों की क्रिस्टलाइज ज्यादा होगी। क्रिस्टलाइज ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये देखें कि इसका मतलब जो स्पीड ऑफ है, ये यंग बंदों की ज्यादा होगी स्पीड ऑफ लर्निंग, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइज है, जो पावर, वो उनकी स्ट्रांग होगी जो बंदे प्रॉपर ऑलरेडी चीजों कर चुके हुए हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को अपने जहन के अंदर आपने लेके आना। रिहाना, वालेकुम अस्सलाम। A very important quality of a good student is, स्टूडेंट की सबसे अच्छी बात क्या है? टू कम टू स्कूल, के वो टाइम पे स्कूल आता है। टू बी क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड, बड़ा चुप करके बैठता है और बड़ा जबरदस्त बच्चा है जी, कोई शोर शराबा नहीं करता। टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन क्लास, कि वो कोशिश करता है कि जो पढ़ाया गया है मैं इसको समझ सकूं। कौन सी बात अच्छे स्टूडेंट के अंदर होती है? जी, जी। सी, कि वो एफर्ट करता है कि मुझे सीखना है, जो उस्ताद ने पढ़ाया मुझे यहाँ से सीख के जाना है। The primary duty of a teacher is to be responsible to his her, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टीचर की, कि रिस्पॉन्सिबल अपने स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरी नेशन का रिस्पॉन्सिबल होगा, सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल होगा, या फैमिली का रिस्पॉन्सिबल होगा? एक अच्छा टीचर किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा जी? नेशन। नहीं, नेशन। पहले स्टूडेंट के तो रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, इतने अच्छे बच्चे आप लोग जो है वो नेशन के अच्छे बन रहे हैं। नेशन जो है ना वो आर्मी चीफ को संभालने दें, हम जो है ना वो ये स्टूडेंट की संभाल लें, हम टीचर बड़े अच्छे हैं। तो प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज हर स्टूडेंट, उसको अपने स्टूडेंट, प्राइमरी ड्यूटी, ठीक है। अब ये सेकेंडरी ड्यूटी या ओवरऑल ड्यूटी या जनरल ड्यूटी की बात नहीं हो रही, प्राइमरी फोर मोस्ट ड्यूटी एक उस्ताद की है कि वो अपने स्टूडेंट का जिम्मेदार हो कि इनको क्या करवाना है, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हार्डली टॉक, एक बच्चा है क्लास के अंदर, वो कभी कभी जो है वो बात करता है, हार्डली जो है वो गुफ्तगू करता है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज हार्डली टॉक, हाउ वुड यू इनकरेज हिम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ? आप कैसे उस बच्चे को कहेंगे कि अपने आप को एक्सप्रेस करे? बाय ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन एंड क्लासरूम एक्टिविटीज, आप उससे जो है वो क्लास को डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, या बाय इनकरेजिंग द चाइल्ड टू टेक पार्ट, बच्चे को इनकरेज करेंगे कि वो हिस्सा ले। बाय ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल गेम प्रोग्राम वेयर चिल्ड्रन फील कंफर्टेबल अबाउट, या बाय गिविंग गुड मार्क्स टू दिस हु एक्सप्रेस देमसेल्फ, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? ए, हम्म, डिस्कशन सी क्लासरूम एक्टिविटीज। नो। अच्छा, ये पेडागोजी है, सी याद रखो। पेडागोजी जो है ना, ये कोई ऐसा नॉलेज नहीं है जो आप फैक्ट बेस्ड नॉलेज नहीं है। पेडागोजी बेसिकली वो चीज है जो आपकी बच्चों को पढ़ाने से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। नहीं, आपका भी गलत है। बाय ऑर्गेनाइज ऐसी एक्टिविटीज आपको ऑर्गेनाइज करनी है जिससे गेम प्रोग्राम जहाँ बच्चा कंफर्टेबल फील कर सके। बात हो रही है बच्चा बोलता नहीं है, ठीक है, बच्चा टाक नहीं करता। अब टाक करवाने के लिए लफ्ज टाक, स्पीकिंग का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, फिर बच्चा वहां पे बोलेगा, इट मीन कि बच्चा को कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट है।
बच्चा वहां बोलेगा जहां वो थोड़ा इजी फील कर रहा होगा। आप ऐसी गेम्स, ऐसी एक्टिविटीज लेके आए कि बच्चा उनके अंदर कंफर्टेबल हो। तारे जमीन पर, फिर देख लीजिएगा मूवी द ब्रेन एज पीपल गेट ओल्डर। द ब्रेन क्या करता है जब हम एज हमारी ज्यादा होती है, तो ब्रेन श्रिंक होता है, एक्सपैंड होता है, या स्टे कांस्टेंट, या रिमेन अनअफेक्टेड, क्या कैसा रहता है? जी। अब आदत डाल दी है आपने मुझे आपका अपना जवाब सुनने की, तो फिर साथ के साथ बोलते भी रहें, या फिर मुझे बता देंगे सर आप बोलते रहें, हम नहीं बोलते। तो वक्त के साथ हमारा दिमाग ये श्रिंक होता जाता है, ये इसके होगा। सेल डैमेज होते जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि, वैसे मेरी भी आपको नसीहत है, जिंदगी में ना बच्चे हमेशा नया सीखते रहें, हमेशा, हर रोज को मुश्किल चीजें सीखते रहें। और 40 की एज को जब आप पहुंच जाए ना, तो आप एक नई लैंग्वेज जो है ना वो सीखना शुरू करें। लैंग्वेजेस दिमाग को बढ़ाती है। यानी आप लोग, फॉर एग्जाम्पल आपको, आप उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश आती है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, एक नई लैंग्वेज 40 साल की एज के अंदर सीखती है। अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे तो जिंदगी अच्छी गुजारेंगे। अपने दिमाग को एंटी एजिंग, अगर आपने उसको एज, ओल्ड एज से बचाना है, उसमें यही है कि आप कुरान पाक को हिफ्ज करना शुरू कर दें, कोई कुरान पाक की आयतें नहीं पढ़नी शुरू कर दें, नई दुआएं सीखना शुरू कर दें। हर रोज दिमाग का नई चीजों को मोबाइल फोन नंबर याद करना शुरू कर दें, मतलब कुछ ऐसी चीजें याद करना जिससे आपका दिमाग को चैलेंज मिले और हर रोज नई चीज सीखें। अगर आप लोग वैसे एक जो है वो एक्टिव रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बूढ़ा ना हो, आपकी समझ बूझ, आप यमले ना हो, आपके ऊपर आपके बच्चे मजाक ना करें, ऐसी सूरत के अंदर आप हमेशा जो है वो नई नई चीजें सीखते रहें। द स्टडी ऑफ अ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग इज कॉल्ड। तो कौन, इसे क्या बोलते हैं कि ये, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम एजिंग की बात करते हैं कि किसी, कोई बंदा फिजिकली कितना बूढ़ा है, सोशली, मेंटली एस्पेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? एथिक एस्थेटिक्स बोलते हैं, खूबसूरती को बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं ये, या गेरानोटोलॉजी बोलते हैं, या क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं? जी बताएंगे आप लोग कि वो क्लिनिकल स्टडी साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल गेरांटोलॉजी। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। जी, गेरेंटोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम एजिंग की बात करते हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल एजिंग की बात करते हैं। नोमान, ये नॉर्मन होना था, नॉर्मन है मेरे ख्याल है, नोमान नहीं है, जिसमें पाकिस्तानी नाम है। नॉर्मन आई वेब हु डेवलप द डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये थ्योरी है डेप्थ ऑफ नॉलेज, डीओपी। आप आके पढ़ा रहे हैं। वाज फ्रॉम विच कंट्री, ये किस कंट्री से था? ठीक है। नॉर्मन आई वेब, पहले तो इसने एक थ्योरी, इतना याद रख रहे हैं कि डेप्थ ऑफ नॉलेज इसने दी थी, और जो है वो, ये कहाँ का रहने वाला था? ये यूएसए का रहने वाला था। ठीक है। इन 1997, ये आपने ना ये पैराग्राफ पढ़ लेना है, ठीक है। इतना बड़ा पैराग्राफ में पढ़ने लग गया ना तो टाइम लग जाएगा। इसके अंदर ये सारी बता देगा कि ये डेप्थ ऑफ नॉलेज जो थ्योरी है नॉर्मन ई वेब ने दिया था, और उसके अंदर क्या क्या चीजें, बेसिकली वो कैसे कहता है कि हम ऐसा ऐसा जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, ऐसा ऐसा हम ट्रिकी चीजों की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। विच हैज अ नैरो स्कोप। मुझे ना आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही। तो वैसे लड़ाई कर रहा है। अच्छा जी। अच्छा, विच हैज अ नैरोअर स्कोप, किसका स्कोप बहुत कम है? करिकुलम का, करिकुलम तो बहुत वास्ट होता है। इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने का भी वास्ट होता है। टेक्निक, वो जो छोटी छोटी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये स्टाइल, कौन सी चीज नैरो है? तो टेक्निक जो है ये नैरो होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग कंफ्लिक्ट अमंग टीचर्स। कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है कि जो आजकल डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट चलते हैं, जो टीचर्स के आपस के लड़ाई चलती है, कैसे खत्म किया जाए? इग्नोरिंग, इनको इग्नोर करें, लड़ते भिड़ते रहें। मेडिटेट एंड ओपन कम्युनिकेशन, इनको मेडिएशन, दरमियान में सालसी का किरदार अदा करें, जैसे पाकिस्तान सालिस बना हुआ। ओपन कम्युनिकेशन करें, या पनिशमेंट ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी का रगड़ा लगा दें। ट्रांसफॉर्मिंग वन ऑफ द टीचर, उनको जो है वो एक टीचर को बंदे का पुत्र बना दें। क्या करें कि हम जो है ना वो लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी? ट्रांसफर मेडिटेशन। कर देंगे। जी, मेडिटेशन करें और कम्युनिकेशन ओपन करें उनकी।
एजुकेशन दैट इज इंटेंडेड टू रेमेडी अ सिचुएशन इज नोन एज, वो एजुकेशन जो रेमेडी के तौर पे होती है, यानी किसी चीज को बेहतर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए होती है, तो ऐसी एजुकेशन को क्या बोलते हैं? एजुकेशनल रेमेडी, रेमेडियल एजुकेशन, रेमेडी ऑफ एजुकेशन, रेमेडी ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये प्रॉपर एक वर्ड यूज होता है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? रेमेडियल एजुकेशन। ठीक है, रेमेडियल एजुकेशन। एक्स्ट्रा क्लासेस अकरिंग आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल चैनल इज नोन एज अ ट्यूशन विच इज कॉल्ड। देखिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये होगी फॉर्मल एजुकेशन। आप घर आके पढ़ते हैं, तो ये हो गई इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इस एजुकेशन जो घर आके कर रहे हैं या ट्यूशन के ऊपर पढ़ रहे हैं, इस एजुकेशन के लिए एजुकेशन टर्म कौन से इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मल, फॉर्मल तो स्कूल वाली है। प्रॉक्टर फ्री एजुकेशन वो तो होती है जो एससी एजुकेशन, जहाँ पे कोई निगरानी ना हो, जहाँ पे कोई मतलब एग्जाम, बच्चे खुद ही अपने एग्जाम ले रहे हो, खुद ही कर रहे हो, तो वो होगी टर्शरी एजुकेशन। टर्शरी एजुकेशन कहते हैं जो यूनिवर्सिटियों के अंदर एजुकेशन हो रही होती है, हायर लेवल की एजुकेशन होती है, टर्शरी एजुकेशन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं शेडो एजुकेशन। क्या बोलते हैं? शेडो एजुकेशन। जो एजुकेशन हम जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के बाद उसी कवर को, उसी उसी कंसेप्ट या उसी का अगला वर्जन। अब देखिए, आप स्कूल में कंटेंट पढ़ते हैं, घर आके नहीं तो नहीं पढ़ते, ट्यूशन पे वो उसी को उस्ताद करवा रहा होता है, होमवर्क करवा रहा होता है, तो इसको शेडो एजुकेशन बोलते हैं। नंबर वन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज दैट। कौन सा नंबर वन स्कूल है? ये हम सबको याद है, फिनलैंड। वजह क्या है? कितने सालों से फिनलैंड दुनिया के अंदर रूल कर रहा है एजुकेशन के अंदर? उसकी वजह ये है कि सिवाय वो जो इनका एग्जाम होता है मैट्रिक के हायर लेवल के, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं लेते, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। उस्ताद को वहां पे इतना प्रिस्टिजियस। मेरे एक देख के हमारे ना मतलब सीनियर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, इनके अंदर दो कंट्रीज के अंदर कट्ठे कट्ठे हैं शायद। तो वो वहां पे स्विट्जरलैंड स्वीडन ये बताया था, कह रहा था कट्ठे बॉर्डर है उनके। तो वहां वो पढ़ाता था, और वो उसने भी यही बात की कि वहां पे कोई एग्जाम नहीं, कोई खौफ नहीं, फेयर नहीं। वहां का सबसे रिस्पेक्टेबल मेंबर जो उस्ताद है। और हमारे हमारे जो अभी इस वक्त सबसे फटीचर किस्म का आदमी जो अगर है ना, वो उस्ताद है। सबसे कम वैल्यू सोसाइटी के अंदर किसी को अगर हाथ से लेना, वो उस्ताद को हासिल है, जो करंट मौजूदा सिस्टम चल रहा है। ना हम उस्ताद अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं, ना हमें गवर्नमेंट ने इज्जत दी हुई है। तो फिनलैंड, और इसकी क्या बातें थी, यही कि कोई टेस्टों का खौफ नहीं था, पेपर का खौफ नहीं था, ये वगैरह। तो इसे पढ़ लेना कि क्या चीज है इसकी, ठीक है। इट इज ऑलवेज सेड दैट एज द हेडमास्टर सो विल बी द। जिस तरह का हेडमास्टर होगा ना, उस तरह का करिकुलम होगा। नहीं यार, करिकुलम हेडमास्टर थोड़ी बनाना है, स्कूल होगा जी। जिस तरह का हेडमास्टर, जितना निखट्टू हेडमास्टर होगा ना, उतना वो खराब स्कूल होगा। जितना अच्छा हेडमास्टर होगा, उतना बेहतर उसको टीम वर्क करना आता होगा, वो इदारे के टीचर्स का आपस में लेके चल सकेगा, और वो स्कूल अच्छा होगा। लास्ट एमसीक्यू, a word whose dash are unreformed in as unreformed word। जिस जिस दुनिया के कौन इंडिविजुअल, टीचर, स्कूल या अलग, जिस दुनिया के उस्ताद अनरिफॉर्म्ड हो ना, जिस दुनिया के उस्तादों को इस्लाह की जरूरत हो, जिस दुनिया के उस्तादों की ट्रेनिंग मुयसर ना हो, ऐसे ऐसी दुनिया कभी इस्लाह नहीं हो सकती। वो नेशन, वो दुनिया ही अनरिफॉर्म रह जाती है। तो वो क्या है? टीचर्स हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग, मेरा क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम है, मेरे आर्टिकल इसी के ऊपर है। और मैं इंटरव्यू के अंदर भी यही कहता हूँ कि टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाए, टीचर्स को बेहतर बनाया जाए, तो सिस्टम बेहतर हो जाएगा। अच्छा, क्या इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हैं आप? अगर रेडी हैं तो 9:51 पे दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, इसी लिंक के जरिए, जो लिंक मैंने पहले शेयर किया है। तो अब हम इसको 100 एमसीक्यू कर देंगे। अगर ये जो 17-20 लोग हैं, अगर आप थक चुके हैं, तो फिर जो है वो यहीं पे हम क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि आप साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं भी जागता रहूंगा, नहीं तो